जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का पेपर यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया है। तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो इस पेपर में पूछे गए हैं। बेहद शानदार सवाल हैं और जो सिलेबस है वो भी सिविल सर्विसेज के सिमिलर है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनसे डायरेक्ट आपको या तो पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे या फिर अभी जो अपकमिंग पेपर्स होंगे उनमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे देखने को मिलेंगे। तो तरीका वही है। मेरा नाम है अंकित सिन्हा और इस वीडियो में हिस्ट्री सेक्शन के हम एनालिसिस करेंगे। तो पहले आपको वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। इसमें पूछ रहे हैं कि शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में से कौन मिलिट्री कमांड को होल्ड नहीं करते थे सिविल ड्यूटीज़ के अलावा। सिविल ड्यूटीज़ का मतलब होता है सामान्य नागरिक जो काम होते हैं, इसके अलावा मिलिट्री कमांड भी कौन होल्ड नहीं करते थे। पेशवा, अमात्य, सुमंत या पंडित राव। तो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए हमने पढ़ा है और इसके अलावा ये जो नॉर्मल बुक्स हैं उनमें भी कवर्ड होता है सॉरी। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि जो किंग है वो पाइवोट होते थे गवर्नमेंट के। पाइवोट का मतलब होता है मुख्य अंग, सबसे इंपॉर्टेंट, और इन्हें हेल्प करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। अष्टप्रधान का मतलब नाम से समझ आ रहा है, अष्ट का मतलब 8 होता है और प्रधान का मतलब 8 रेस्पॉन्सिबल लोग। देखिए हर एक जो अष्टप्रधान है यानी हर एक जो मिनिस्टर हैं वो शिवाजी छत्रपति महाराज को रेस्पॉन्सिबल है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर में ये जो ऑफिसेस हैं ना ही हेरिडिटरी थे, यानी हेरिडिटरी का मतलब अगर कोई ऑफिसर है या अगर कोई मिनिस्टर है, लेट सपोज पेशवा है, तो क्या पेशवा के बेटे ही पेशवा बनेंगे? तो ऐसा नहीं था। ये हेरिडिटरी नहीं है, ना ही परमानेंट है और फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर भी होता है, यानी एक पद दूसरे इंसान को भी दिया जाता था। तो इसमें कौन कौन से 8 ऑफिसर्स थे या 8 मिनिस्टर थे? पहले थे पेशवा जिन्हें पंत प्रधान कहते हैं, जो फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं और बाद में जाकर ये पद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर के रूप में फंक्शन करता है। देन है सरे नौबत यानी सेनापति जो कि मिलिट्री कमांडर की पोस्ट है। देन अमात्य या मजूमदार जो कि अकाउंटेंट जनरल होते थे, यानी खाता बही का हिसाब, कितने पैसे आए कितने गए, इन चीज़ों का काम अमात्य देखते थे। देन वक्यानिविस थे जो कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट थे। देन सुरनविस थे जिसे सचिव या चितनिस भी कहते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी होते थे। देन सुमंत या दाबिर होते जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज या फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर होते थे। देन न्यायाधीश थे, न्यायाधीश का मतलब ही होता है जस्टिस से जुड़े हुए। पंडित राव थे जो कि चैरिटीज या एक्लेस्टिकल अफेयर्स को देखते थे, दैट मीन्स दान दक्षिणा वगैरह से एसोसिएटेड है। अब देखिए हेरिडिटरी क्या थी, तो सबसे पहले पेशवा है, देन मजूमदार है, देन सचिव है, देन मंत्री है। सारे ही मिनिस्टर पंडित राव को छोड़ करके और न्यायाधीश को छोड़ करके वार में भाग लेते थे, युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे। पंडित राव क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? बिकॉज ये चैरिटीज वगैरह से जुड़े हुए हैं, है ना। और न्यायाधीश का भी काम थोड़ा डिफरेंट है, वो तो न्याय वगैरह को देखेंगे, तो मिलिट्री में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते थे। अब जैसे ये सवाल है, अगर आपको ये डायरेक्ट ना भी पता है तो डेफिनेटली आप इतना तो आइडिया लगा सकते हो कि पंडित राव का जो काम है वो इस तरीके से जुड़ा होगा जो चैरिटीज वगैरह का होगा, है ना। तो 4 तो डेफिनेटली फिर नहीं आएगा आंसर में, है ना। नोट पूछा है ना, तो 4 तो डेफिनेटली फिर आंसर में आएगा, ठीक है, क्योंकि नोट पूछा है। तो ये 2 ऑप्शन हट जाते हैं। तो पेशवा तो मिलिट्री कमांड को होल्ड करते थे, ये तो हमारे आंसर में आएगा नहीं, तो इसे एलिमिनेट कर देते हैं और हमारा आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी 4 ओनली, है ना। या यहाँ भी हम पढ़ सकते हैं कि पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ करके सभी वार में भाग लेते हैं, यानी पंडित राव जो है भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि न्यायाधीश तो यहाँ ऑप्शन में स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो सिर्फ 4 हमारा आंसर होगा। शानदार सवाल है ये, और ये इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे गए। हालांकि हमने बहुत पढ़ा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो अष्टप्रधान हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, वो भी कवर हम कर लेते हैं। रिसेंटली ही मैंने करवाया हुआ है, ये देखिए, है ना। ये हमने समग्र बैच में पढ़ा है कौन कौन 8 मिनिस्टर है। पेशवा है, सरे नौबत है, अमात्य है, वक्नाविस है, सचिव है, सुमंत है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस जो है वो ये देखिए, तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर इज इन द 8 मेंबर काउंसिल ऑफ शिवाजी हेल्ड द चार्ज ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस को कौन देखते हैं? अभी हमने पढ़ा, ये फाइनेंस को देखने का काम अमात्य करते हैं, है ना। आंसर इज ऑप्शन बी। और भी क्वेश्चन है वो भी कवर करते हैं। ये देखिए, अष्टप्रधान वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो अष्टप्रधान किनके टाइम पे था? तो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में। सो आंसर इज ऑप्शन सी। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किनके टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा रिपीट भी करता है ये। खैर हम आगे बढ़ते हैं।
द बैटल ऑफ चिन्हट वाज फाउट बिटवीन, चिन्हट की जो युद्ध है वो किनके बीच देखने को मिली? शिवाजी एंड मुगल फोर्सेस नियर नाने घाट, द मराठा एंड अफगान्स इन 1760 बिफोर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, रेबल्स ऑफ 1857 ब्रिटिश फोर्सेस, टीपू सुल्तान एंड निजाम इन 1794। देखिए क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, हमने कई बार पढ़ा है ये, और ये जब क्वेश्चन हमने कवर किया था सीडीएस के एनालिसिस के टाइम पे, इसके अलावा भी रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हमने पढ़ा था तब भी हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि डंका शाह के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है डंका शाह के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में एक ड्रम यानी डंका होता था, है ना, द मौलवी विथ अ ड्रम यानी डंका। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है वो 1857 के रिवोल्ट में एक मेजर पार्ट निभाते हैं। हैदराबाद में ये एजुकेट होते हैं और इसके बाद ये प्रीचर बन जाते हैं, प्रीचर का मतलब प्रचारक। और 1856 तक इन्हें हम देखते हैं कि ये गांव-गांव जाकर जिहाद प्रीच कर रहे हैं, जो कि एक तरीके का रिलीजियस वॉर है ब्रिटिश के खिलाफ, और लोगों को कहते हैं कि आप रेबेल करिए। ये अपने साथ एक ड्रम बीटर्स जो है वो लेकर चलते थे, और ये एक इनके हाथ में डंका भी होता था, इस वजह से इन्हें डंका शाह कहते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब ये लखनऊ पहुंचते हैं 1856 में, तो उस टाइम पे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो उन्हें रोकते हैं उस शहर में। तो 1857 में क्या होता है, उन्हें फैजाबाद में जेल में डाल दिया जाता है। जब ये रिलीज होते हैं ना, तब इन्हें 22nd नेटिव इन्फेंट्री का लीडर बना दिया जाता है, और उसके बाद ब्रिटिशर्स में और इस 22nd नेटिव इन्फेंट्री जिसे लीड कर रहे हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन दोनों के बीच बैटल ऑफ चिन्हट देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश फोर्सेस अंडर हेनरी लॉरेंस वर डिफीटेड, यानी मौलवी अहमदुल्ला शाह की जीत होती है और हेनरी लॉरेंस की हार होती है। इसके बाद इन्हें अपने करेज और पावर के लिए जाना जाता है। बहुत लोग मानते हैं ये इनविंसिबल है, यानी इन्हें हराया नहीं जा सकता है ये, और इस तरीके से इनके पास मैजिकल पावर है और ब्रिटिशर्स इन्हें कभी नहीं मार सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और बहुत ये जरूरी है समझना, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस की हार हुई है, अनलाइक मैनी अदर प्लेसेस, मैनी अदर यू कैन से रिवोल्ट सेंटर्स, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जीत हासिल की, यहाँ पे ब्रिटिशर्स को हार का सामना करना पड़ा है ना। नाउ अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो ये सवाल आपके जिम्मे, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन they are asking about Maulvi Ahmadullah Shah, and we have to choose the correct statements. The first one is he was popularly known as Danka Shah or the Maulvi with a drum. तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इट इज लाइक वेरी मच करेक्ट, हमने अभी पढ़ा, इन्हें डंका शाह के नाम से जानते हैं। दूसरा कह रहे हैं बैटल ऑफ चिन्हट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये भी सही है। ही वॉज किल्ड बाय ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ हेनरी लॉरेंस, गलत। ही वाजंट किल्ड, इवन आप देखो तो इनकी जीत होती है, हेनरी लॉरेंस वर डिफीटेड, है ना। तो तीसरा गलत है और सही आंसर हमारा ऑप्शन डी है। बेहद शानदार सवाल है ये, और ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी के सीडीएस पेपर में पूछा गया है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन किया है बैटल ऑफ चिन्हट, तो ये बहुत आसान हो जाता है ना फिर सीडीएस के क्वेश्चन करने के बाद। ये वाला सवाल तो अभी पूछा गया 2-4 दिनों पहले रिसेंटली, है ना। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी, रेबल्स ऑफ 1857 एंड ब्रिटिश फोर्सेस। तो ये पीवाईक्यूज के आधार पे सवाल फ्रेम्ड है, आप देख सकते हो। यही बस एक ऐसा सवाल है हिस्ट्री में जो कठिन है, बाकी सारे सवाल बेहद आसान है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि भक्ति पोइट्स के बारे में कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ज्ञानेश्वर भावार्थ दीपिका, जयदेव गीत गोविंद, एकनाथ भावार्थ रामायण और तुलसीदास अध्यात्म रामायण। अब देखिए इसमें से एक तो बड़ा आसान है, जयदेव, जो सबने पढ़ा है। जयदेव जो है इन्होंने गीत गोविंद लिखा है ना, तो सेकेंड सही है, बट हमें तो नॉट करेक्ट बताना है। स्टिल यू कैन ट्राई, आप अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए कि अगर इस तरीके से अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं तो क्या उस केस में कोई तरीका लगाया जा सकता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, ज्ञानेश्वर ने भावार्थ दीपिका लिखा, ये सही है। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव कहते हैं, ये 13th सेंचुरी के, और ये सब कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा पोस्टेड, और इसके अलावा हमने बैच में भी कवर किया है। ज्ञानेश्वर जो है ये 13th सेंचुरी के मराठी सेंट है, ठीक है। तो ये रीज़न भी पूछते हैं किस क्षेत्र से कौन से भक्ति सेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इन्होंने भावार्थ दीपिका लिखा है, जो कि एक मराठी कमेंट्री है भागवत गीता की, ठीक है। मराठी कमेंट्री है भागवत गीता की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मराठी कमेंट्री ऑफ भागवत गीता, और ये एग्जैक्ट चीज हमने पढ़ी है बैच में, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं जयदेव, तो जयदेव जो है 12th सेंचुरी के संस्कृत पोएट हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा 12th सेंचुरी के संस्कृत पोएट हैं। और जयदेव जो है वो ओडिशा से अपना संबंध रखते हैं, ठीक है। इन्होंने गीत गोविंद लिखी है, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी जी की लव स्टोरी पे बेस्ड है, और वैष्णविज्म में इनका बहुत अहम योगदान है।
एकनाथ ने भावार्थ रामायण लिखी, ये भी बात सही है बिल्कुल। एकनाथ जो है 16th सेंचुरी के भक्ति सेंट है और ये भी महाराष्ट्र से अपना संबंध रखते हैं, महाराष्ट्र। और इन्होंने भी एक भावार्थ रामायण लिखी है जो कि एक तरीके से मराठी में ही लिखी गई है, जो रामायण का ही इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। तुलसीदास ने अध्यात्म रामायण लिखी है, बात देखिए गलत है, तुलसीदास ने अध्यात्म रामायण नहीं बल्कि रामचरितमानस लिखी है। और जो अध्यात्म रामायण है ये वेद व्यास ने लिखा है। ठीक है, अध्यात्म रामायण जो वो वेद व्यास ने लिखा है। और इस तरीके से जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी है, बिकॉज हमसे गलत पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड गॉड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार, इन्वोक का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, सबसे ज्यादा बार किस देवता का आह्वान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, इंद्र। और ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, द लार्जेस्ट हाइम्स, हाइम्स का मतलब मंत्र, ऑफ ऋग्वेद इज डेडिकेटेड टू विच वैदिक गॉड। किस वैदिक गॉड से सबसे ज्यादा मंत्र जुड़े हुए हैं ऋग्वेद के? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, इंद्र। और यहीं से हम समझ सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड गॉड है, क्योंकि सबसे ज्यादा मंत्र जो है वो लॉर्ड इंद्र से जुड़े हुए हैं। और भी क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेद, है ना? तो आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी है। अब देखिए ये तीनों ही जो सवाल है, तीनों का ही लैंग्वेज अलग है ना? यहाँ इन्होंने पूछा मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, यहाँ इन्होंने पूछा मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड गॉड, और यहाँ इन्होंने पूछा लार्जेस्ट हाइम्स ऑफ ऋग्वेद। बट तीनों का आंसर सेम है और तीनों क्वेश्चन भी ना सेम है, बस वर्ड को चेंज किया गया है। तो वर्ड प्ले जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, और यही लर्निंग आपको लेनी है ना? यही सेम चीज हमने बैच में भी रखा है कि हर एक क्वेश्चन को 360 एंगल से एनालाइज करना। क्वेश्चन सेम है बट देखिए पैटर्न किस तरीके से अलग अलग वो बना के पूछ रहे हैं। वीर सेवा मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप पहले अटेम्प्ट करिए। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं और ये इसके ऑप्शंस हैं। पहला कह रहे हैं वीर सेवा मूवमेंट जो है ये बसवन्ना ने लीड किया। दूसरा ये कि वीर सेवा जो है वो शिवा की वर्शिप करते हैं और इनका मैनिफेस्टेशन जो है लिंग के रूप में। तीसरा ये कह रहे हैं जो वाचन है जो कि कन्नड़ में कंपोज किए गए हैं, ये मेन कंपोजिशन होते हैं वीर सेवा ट्रेडिशन को समझने को लेके। तो देखिए ये हम समझते हैं वीर सेवा ट्रेडिशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये एनसीईआरटी में हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन का जो चैप्टर है थीम्स एनसीईआरटी का, अगर आप कंप्लीट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगी। कंप्लीट थीम्स एनसीईआरटी हमने कवर की है। तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन के अंदर वीर सेवा ट्रेडिशन पर बात की गई है, उसे हम समझते हैं ब्रीफ में। देखिए 12th सेंचुरी में कर्नाटक में एक मूवमेंट की शुरुआत देखने को मिलती है जिसे एक बसवन्ना नाम के ब्राह्मण लीड कर रहे थे, जो कि कालचुरी रूलर के कोर्ट में मिनिस्टर थे। इनके जो फॉलोअर्स हैं वो वीर सेवाज कहलाएं। वीर सेवा मतलब वीर का मतलब हीरो होता है ना, तो हीरोज ऑफ शिवा। और लिंगायत, लिंगायत मतलब वेरर ऑफ लिंगा। लिंगायत जो है वो एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है आज के डेट में, और ये वर्शिप करते हैं भगवान शिव को लिंग के मैनिफेस्टेशन के रूप में। और जो मेन है ये यूजुअली वेयर करते हैं एक स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस। और इसी के साथ दोज हुआ रिवर्ड इंक्लूड द जंगम और वैंडरिंग मॉक्स, है ना? रिवर्ड का मतलब सम्मानित। और इसके इस तरीके से जो लिंगायत है वो बिलीव करते हैं कि डेथ के बाद जो डिवोटी है, जो भक्त हैं, वो भगवान शिव से जाकर यूनाइट हो जाते हैं और फिर इस दुनिया में वापस नहीं आते हैं। तो अगर ये क्रीमेशन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसकी बजाय ये बरी करते हैं डेड को। ठीक है, तो इस पर बहुत बार क्वेश्चन बना है, ध्यान रखिएगा ये कि जो वीर सेवाज हैं या जो लिंगायत है उनका ये मानना है कि मृत्यु के बाद जो भक्त हैं वो भगवान शिव से जाकर यूनाइट हो जाते हैं, इस तरीके से बरी करते हैं डेड को। ठीक है, और लिंगायत ने कास्ट के भी आइडिया को चैलेंज किया है। ठीक है, यानी कास्ट के आइडिया को चैलेंज किया है और इस तरीके से जो पॉल्यूशन एट्रीब्यूटेड है, यानी जो जुड़ा हुआ है सर्टेन ग्रुप्स के साथ, उस चीज का भी खंडन किया है, विरोध किया है। इन्होंने रीबर्थ की थ्योरी को भी क्वेश्चन किया है कि रीबर्थ की थ्योरी पे सवाल उठाया है कि क्या रीबर्थ की थ्योरी सही है तो किस तरीके से सही है, इस चीज पर सवाल उठाया गया है वीर सेवाज के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से जो लिंगायत है ये सर्टेन प्रैक्टिसेज जो धर्मशास्त्र में डिसअप्रूव्ड है, यानी नहीं माने गए हैं, जैसे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज या रीमैरिज ऑफ विडोज, इन चीज़ों का भी इन्होंने समर्थन किया है, इनकरेजमेंट दी है। तो जो हमारी वीर सेवाज की अंडरस्टैंडिंग है ये वचनाज से आती है। वचन का मतलब क्या होता है? सेइंग, कहना, जो कि कन्नड़ में कंपोज की गई है बाय वीमेन एंड मेन जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन से कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी, एक एक लाइन पे सवाल बना है यहाँ में से। अब कुछ बातें जो यहाँ नहीं दी गई हैं बट इंपॉर्टेंट है,
जैसे एक मेजर इंपॉर्टेंट बात यह है जिसपे बहुत बार क्वेश्चन बना है, और वो ये कि जो फेमस सेंट्स हैं उनके नाम है, पहले बसवन्ना है जो कि गिवन है, बट इसके अलावा भी हैं, जैसे अल्लामा प्रभु हैं, इसके अलावा अक्का महादेवी है जो कि फीमेल भक्ति सेंट है, ठीक है, चन्ना बसव्वा है, और बसवन्ना तो है ही, ठीक है। तो ये 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं क्वेश्चन इस पे। ना 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए पहला कहा जा रहा है वीर सेवा मूवमेंट वाज लेड बाय बसवन, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा ये अभी 12th सेंचुरी में, ये कर्नाटक में ब्राह्मण नेम्ड बसवन्ना और इनके द्वारा ये शुरू किया जाता है। दूसरा कह रहे हैं वीर सेवाज वर्शिप्ड शिव इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंग, सही है ये। वचनस कंपोज्ड इन कन्नड़ आर द मेन कंपोजिशन फॉर अंडरस्टैंडिंग वीर सेवा ट्रेडिशन। तो ये तो क्वेश्चन ही यहाँ से पिक किया गया है ना, ये यहाँ से पिक किया गया। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीर सेवा ट्रेडिशन इज डिराइव फ्रॉम वचन्स यानी सेइंग्स जो कि कन्नड़ में कंपोज किए गए बाय वीमेन एंड मेन हु जॉइन द मूवमेंट। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन डी, इट्स अ इजी वन बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन है और हमने कई बार पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, ये अटेम्प्ट करिए। ये जो क्वेश्चन है ये एनडीए के पेपर का है जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। पहला कह रहे हैं कि वीर सेवा मूवमेंट है ये लेड बाय अ ब्राह्मण नेम्ड बसवन्ना जो कि मिनिस्टर थे कालचुरी रूलर के 12th सेंचुरी में, है ना। तो स्टेटमेंट एनसीईआरटी से पिक किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं वीर सेवा इनकरेज प्रैक्टिसेस अप्रूव्ड बाय द धर्मशास्त्र लाइक पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड रीमैरिज ऑफ विडोज। अब देखिए कितना ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है, बस एक वर्ड के कारण स्टेटमेंट गलत है, एंड दैट वर्ड इज अप्रूव्ड, है ना। तो ये जो पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज है और जो रीमैरिज ऑफ विडोज है, दीज थिंग्स आर डिसअप्रूव्ड बाय धर्मशास्त्राज, है ना। तो सेकंड इस तरीके से गलत है, आप ये देख सकते हो एनसीईआरटी में, देखिए ये देखिए, है ना। तो यहीं पे बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, आधा स्टेटमेंट पढ़ते हैं उन्हें बिल्कुल सही लगता है। हाँ, वीर सेवा तो डिफरेंट है हिंदुइज्म से इन बेसिस पे कि ये पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और विडो रीमैरिज पर जोर देते हैं, अनलाइक सम प्रैक्टिसेस बाय लाइक डिसअप्रूव्ड बाय धर्मशास्त्र। बट यहाँ पे एक वर्ड के कारण गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो यूपीएससी के ही कंडक्टेड पेपर्स हैं। Who among the following was the founder of वीर सेवा मूवमेंट इन कर्नाटक? तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए बसवन्ना। नेक्स्ट, बहुत रिसेंट का ये क्वेश्चन है, यूपीएससी सीबीआई के पेपर में पूछा गया है। तो पहला कह रहे हैं कि वीर सेवा फॉलोवर्स को लिंगायत कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है द मूवमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ बसवेश्वर, हाँ बिल्कुल सही है, बसवन्ना यानी बसवेश्वर से जुड़े हुए। तीसरा कह रहे हैं द मूवमेंट बिकेम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जनरल सा स्टेटमेंट है, बहुत सही है ये। देखिए कोई भी मूवमेंट एक टाइम पे तो स्टार्टिंग बहुत जल्दी तो होता नहीं है, वो तो एक तरीके से एक टाइम पीरियड लग जाता है उस पर्टिकुलर मूवमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होने में। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, लिंगायत्स के बारे में पूछ रहे हैं और ये सवाल भी यूपीएससी सीएपीएफ का है, ठीक है। तो यही आपको ध्यान देना है कि यूपीएससी के जितने भी पेपर कंडक्टेड हैं सब में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। पहला कह रहे हैं कि ये दे बरी देयर डेड, क्या ये डेड को बरी करते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल सही है ये, है ना। अभी हमने पढ़ा ये लिंगायत जो है वो अनलाइक सम फ्यूनरल प्रैक्टिसेस बाय हिंदुइज्म ये डेड को बरी करते हैं। दूसरा ये कि दे आर ग्रेट बिलीवर्स इन द कास्ट सिस्टम, नहीं कास्ट सिस्टम में ये बिलीव नहीं करते, कास्ट सिस्टम का ये खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। तो सेकंड गलत है। स्पेशली इन द थ्योरी ऑफ प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन, नहीं ये प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन के कंसेप्ट को नहीं मानते हैं। तीसरा कह रहे हैं दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो रीमैरिज, ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ है और विडो रीमैरिज का समर्थन करते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है ना। ये हम पढ़ सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो ये पॉल्यूशन के जो कंसेप्ट है इस पे ये नहीं मानते हैं। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन करते हैं थ्योरी ऑफ रिबर्थ को, है ना। और इसके साथ ही आप देखो तो लिंगायत जो सर्टेन प्रैक्टिसेस जैसे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और रीमैरिज ऑफ विडो इन चीज़ों का भी एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये साफ तौर से हम पढ़ सकते हैं रीमैरिज ऑफ विडो को सपोर्ट किया जाता है। तो तीनों सही नहीं है यहाँ पे, दूसरा गलत है, तो दूसरा हम एलिमिनेट करेंगे और बाकी सही है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट है। पहला कह रहे हैं 12th सेंचुरी में एक न्यू मूवमेंट देखने को मिला कर्नाटक में बसवन्ना जी के द्वारा, सही है बिल्कुल। दूसरा कह रहे हैं जो लिंगायत है ये वर्शिप करते हैं शिवा को इन मैनिफेस्टेशन एज अ लिंग, सही है ये।
बट देखिए इसमें दो, अगर दोनों सही है ना तो फिर आपको दो स्टेटमेंट्स बच जाते हैं, ऑप्शन ए और बी, है ना, बाकी दोनों गलत हैं। तो पहला कह रहे हैं क्या एक्सप्लेन कर रहा है सेकंड फर्स्ट को, दूसरा में कह रहा है कि क्या सेकंड एक्सप्लेन नहीं कर रहा है फर्स्ट को। देखिए अगर आप ध्यान से समझें तो दोनों आपस में एक स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट का मतलब दोनों एक तरीके से फैक्ट है। 12वीं सेंचुरी में सही बात है, ये बसवन्ना के द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं लिंगायत शिव को वर्शिपिंग करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बट क्या ये शिव की वर्शिपिंग करते हैं इन मैनिफेस्टेशन ऑफ लिंगा, इस वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं है ना। ये तो एक तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इवॉल्व करता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। दोनों बातें इंडिविजुअली करेक्ट हैं बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द फाइनल करेक्ट आंसर। अब ये तो बेसिक सेंस है कि आप इनमें कंफ्यूज ना करो, बट बहुत लोग करते हैं, तो इसे आपको समझना होगा कि ये दोनों आपस में कैसे एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए नहीं है बिकॉज आपस में दोनों का कोई लिंक नहीं है, दोनों तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं जो फैक्चुअली करेक्ट हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2016 का है। पहला कह रहे हैं तमिल रीजन के जो सिद्धांत हैं मोनोथिस्टिक हैं और आइडोलेट्री को कंडेम करते हैं, यानी आइडोलेट्री की निंदा करते हैं, मूर्ति पूजा की, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं कन्नड़ के जो लिंगायत है वो थ्योरी ऑफ रिबर्थ को क्वेश्चन करते हैं और कास्ट हायरार्की को नहीं मानते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। अब आप देखिए अगर आप ये खुद से इस पेपर के एनालिसिस कर रहे हो और आपने ये क्वेश्चन एनकाउंटर करा, तो क्या आप ये सारे सवाल एक साथ लगा रहे हो? अगर हाँ तो आपकी तैयारी सही दिशा में, अगर नहीं तो फिर आपको ये क्वेश्चन एक साथ लगाने होंगे, बिकॉज तभी आप कंप्लीट समझ पाओगे ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे यूपीएससी ने और अदर स्टेट पीसीएस ने इस टॉपिक को घुमा घुमा करके पूछा है। ठीक है, तो भले ही इसमें हमें बहुत टाइम लग जाता है, जो जिन्होंने अगर कभी ट्राई किया होगा अगर क्वेश्चन कंपाइल करने का टॉपिक वाइज, तो उन्हें पता होगा कि कितना एफर्ट इसमें लगता है, बट एट द एंड आपको एफर्ट ना करना पड़े, इसलिए हम करते हैं ताकि एक जगह पे चीज़ें मिल जाए। नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है। पहला कह रहे हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्टार्ट करा है। दूसरा इंडियन लीग, जो कि शिशिर कुमार घोष ने। तीसरा बॉम्बे एसोसिएशन, सुचेता कृपलानी ने। और चौथा इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ये देखिए एक आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। बॉम्बे एसोसिएशन और सुचेता कृपलानी का कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। 1 by 1 डिस्कस करते हैं। पहला कहा जा रहा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिए बिल्कुल सही है और 1851 में स्टेब्लिश होता है ये ना वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कांग्रेस की स्थापना से पहले देखने को मिलते हैं। देखिए कांग्रेस कब बनता है, 1885 में। उससे पहले भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो काम कर रहे थे, डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पे तो नहीं, बट हाँ एक तरीके से स्टार्टिंग फेज था जहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर मॉडरेट्स थे और इस तरीके से सोच रहे थे कि अगर कोई मंच हो, कोई फोरम हो, तो एटलीस्ट ब्रिटिशर्स तक हमारी बात तो पहुँचे, है ना। तो सो कॉल्ड वी कैन से दैट कोई ऐसे नेशनलिस्टिक माइंडसेट नहीं था, बट सो कॉल्ड फोरम था जिसमें लोग अपनी आवाज़ उठा सकें, एटलीस्ट बात पहुँचा सकें, या पॉलिटिकल एसोसिएशन यू कैन से। तो सेकंड कह रहे हैं हाँ ये सही है, 1851 में राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को एस्टैब्लिश करते हैं। इसका मकसद क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव होता है इंडियन इंटरेस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ या उनके सामने रिप्रेजेंट करना, है ना, और कहना कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए, सुधार चाहिए। ठीक है, तो क्या इसका सिग्निफिकेंस रहा? तो हाँ आप कह सकते हो कि ये वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन था ब्रिटिश इंडिया में, और ये इवन बाद में जाकर कांग्रेस के साथ मर्ज भी कर जाता है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष। ये बात भी बिल्कुल सही है, 1875 में एस्टेब्लिश होता है ये इंडियन लीग, और इसके एस्टेब्लिशर कौन है? शिशिर कुमार घोष हैं। और इसके साथ ही इसका जो ऑब्जेक्टिव हो ये था कि इंडियंस के जो समक्ष है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ावा देना और नेशनलिज्म प्रमोट करना एक तरीके से। इंडियन एसोसिएशन से पहले ही एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन जो है वो 1876 में एस्टेब्लिश होता है, और जो इंडियन लीग है वो 1875 में एस्टेब्लिश होता है, और दोनों का बर्थ प्लेस बंगाल ही है। ठीक है, दोनों का बर्थ प्लेस बंगाल ही है। और फाउंडर कौन है इंडियन एसोसिएशन के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर पूछेंगे आपसे और बहुत पूछा भी गया है। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर का नाम है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इसके अलावा आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस। सो ये दो फाउंडर हैं। इसके बाद कौन सा रह गया?
हाँ, तो ये जो इंडियन एसोसिएशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वही पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को वाइड करना और ब्रिटिश पॉलिसीज़ का ऑपोजिशन करना। सिग्निफिकेंस तो यही है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया गया इनके द्वारा, खास तौर से इल्बर्ट बिल जब लाया जाता है 1883 में, आपको पता होगा फिर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है इल्बर्ट बिल को लेके। बेसिकली इल्बर्ट बिल में ये बात रखी गई कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें, यानी ये जो यूरोपियन लोग हैं, इन्हें कोई इंडियन जज स्टाइल नहीं कर सकता है, ठीक है, ऐसी कुछ बात थी। तो इस पर लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। तो इस चीज़ में एक अहम योगदान निभाया गया है इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। बॉम्बे एसोसिएशन की बात करते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। देखिए बॉम्बे एसोसिएशन जो है 1852 में एस्टेब्लिश होता है। बॉम्बे एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश होता है, याद रखिएगा ये ईयर इंपॉर्टेंट है, 1852, ठीक है, 1857 के रिवोल्ट से 5 साल पहले। फाउंडर का नाम क्या है, तो फाउंडर का नाम ही पूछेंगे आपसे, दादा भाई नौरोजी हैं। सेकंड जो नाम है इनसे जुड़ा हुआ वो है जगन्नाथ शंकर सेठ, एंड जो थर्ड नाम है वो है नौरोजी फुर्दुंजी, ठीक है। इनका क्या योगदान था, यही था कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नेंस में, इंडियन रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले ब्रिटिश गवर्नेंस में। और सिग्निफिकेंस यही है कि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन था, ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा जो है वो सही है क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है ना, तो सुचेता कृपलानी नहीं है यहाँ पे। सही आंसर क्या है, सही आंसर है दादा भाई नौरोजी, जगन्नाथ शंकर सेठ और नारोजी फुर्दुंजी। ये CDS का क्वेश्चन है, बेहद शानदार सवाल है ये, रिसेंटली ही CDS में पूछा गया है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है नहीं ये। तो इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और अदर्स जो है इन्होंने मिल करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को स्टार्ट किया। दूसरा कह रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनके ग्रुप ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट किया कलकत्ता में। तीसरा कह रहे हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने डिसाइड किया कि एक ऑल इंडिया बॉडी को क्रिएट करेंगे जो कि एबव ऑर्गेनाइजेशन के राइवल होगा, विरोध में होगा, है ना, जिससे जो गरीब की ग्रेवेंसेज हैं यानी जो समस्याएं हैं उन्हें वेंट मिल सके। वेंट का मतलब एक तरीके से बात रखने की जगह मिल सके। देखिए ये तीसरा गलत है। एओ ह्यूम ने नो डाउट स्टैब्लिश किया है ऑल इंडिया बॉडी को, बट ये राइवल नहीं था, विरोधी नहीं था एबव ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये तो एक तरीके से आप कह लो कि साथ में लेकर चलने वाली बात है, एक तरीके का फॉरम हो जो स्टैब्लिश किया जाए। तो तीसरा गलत है। हमसे पूछा है कितने स्टेटमेंट सही है, तो 2 स्टेटमेंट सही है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन देखिए महाराष्ट्र PCS का है। इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन था जो 1852 में महाराष्ट्र में फॉर्म होता है, तो कौन सा था, बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन 1। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है। अब ये महाराष्ट्र PCS का है बट ये हमने इंक्लूड किया है। क्यों इंक्लूड किया है, इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज ये पूछा ही गया है बॉम्बे एसोसिएशन पे बेस्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। तो ये भी महाराष्ट्र सबऑर्डिनेट का है, नाना शंकर से डॉक्टर भाऊदाजी लाड, तीसरा है बालाकृष्ण मुंजे और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। सो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन 2 सही है, डॉक्टर भाऊदाजी लाड। अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डायरेक्ट फैक्ट है, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो ये टफ है। तो अगर ध्यान रहे तो ठीक है, अदरवाइज फिर इतने माइन्यूट डिटेल्स स्टेट PCS के लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज के लिहाज से कम है। नेक्स्ट देखिए, अब ये बेहद शानदार टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए डेकोन राइट्स के ऊपर, तो ये हमने पूरा समझा है NCERT के माध्यम से। एक बार क्विकली रिकैप करेंगे। ये चैप्टर है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, सेम वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए प्रॉब्लम क्या थी वो समझते हैं। तो रेवेन्यू सेटलमेंट्स ब्रिटिशर्स स्टार्ट कर रहे थे, तो बॉम्बे डेक्कन में भी फर्स्ट एक तरीके से 1820s में रेवेन्यू सेटलमेंट स्टार्ट किया गया। रेवेन्यू जो डिमांड किया जा रहा था, यानी जो लगान वसूले जा रहे थे किसानों से, ये काफ़ी ज़्यादा थे। बहुत सारे जो किसान हैं, पीजेंट्स हैं, उन्होंने अपने गाँव ही छोड़ दिए और नए क्षेत्रों में बस गए जाकर। खास तौर से जिन जगहों में मिट्टी काफ़ी ख़राब थी और जो बारिश है वो रेगुलर नहीं हो रही थी, तो प्रॉब्लम काफ़ी सीवियर था, काफ़ी गंभीर था। जब बारिश नहीं होती थी और हार्वेस्ट पुअर होता था, तो इस तरीके से पीजेंट्स को काफ़ी दिक्कतें आती थी रेवेन्यू पे करने में। बट जो कलेक्टर्स होते थे, कलेक्टर इंचार्ज होते थे रेवेन्यू कलेक्शन के, वो कोई दया नहीं दिखाते थे और डेफिनेटली फिर वो जितना लगान वसूलना था उतना तो वसूलते ही थे। इनसे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी किसानों को। अगर कोई फेल हो जाता है पे करने में तो उनके क्रॉप को सीज कर लिया जाता था और पूरे गाँव में इम्पोज कर दिया जाता था फाइन को।
तो आप समझ सकते हो किस तरह की ये ज्यादती है, बट जो है यही है। अब यहाँ हमें समझना क्या है, काम की बात, डेक्कन राइट्स को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर तो मैंने पढ़ाया है तो दोबारा तो हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। हुआ ये कि जो पीजेंट्स के जीवन है और जो जमींदार्स हैं और जो पहाड़ियाज और संथाल्स हैं राजमहल क्षेत्रों के, इनका जीवन काफ़ी बदलने लगा। तो अब हम वेस्टर्न पार्ट में जाकर देखेंगे कि उन क्षेत्रों में क्या हो रहा था। तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने का एक तरीका है कि हम पीजेंट रिवोल्ट को समझें, किसान विद्रोह क्यों कर रहे थे, इस चीज़ को समझें। तो ये जो रेबल्स हैं, ये एंगर और फ्यूरी को दिखाता है, इनके क्रोध को, गुस्सा को दिखाता है, एंगर को दिखाता है। और ये जब बिल्कुल भी अन्याय से त्रस्त हो गए हैं, इन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा है, और जब ये बिल्कुल मजबूर हैं, उस केस में ये रिवोल्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम समझना चाहें कि इनके एंगर का, इनके रिजेंटमेंट का क्या प्रीमाइस है, क्या आधार है, और जब हम इनके एंगर के लेयर्स को पील करते हैं, यानी तह तक समझने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनका एक जीवन जो है वो हमसे छुपा रह गया। जो रिवोल्ट्स हैं वो एक तरीके से रिकॉर्ड्स को दिखाते हैं जो हिस्टोरियंस देख सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम थी वो समझते हैं। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो अलग अलग क्षेत्रों के किसान हैं वो रिवोल्ट में आ जाते हैं। किनके खिलाफ? मनी लेंडर और ग्रेन डीलर के खिलाफ। अब जो किसान है वो मनी लेंडर के खिलाफ है। मनी लेंडर मतलब जो क्रेडिट दे रहे हैं जिससे किसान अपने काम को आगे बढ़ा सकें, या कई बार मजबूरियों में किसान जो क्रेडिट ले रहे हैं मनी लेंडर से, और जो ग्रेन डीलर है उनसे। अब ये मनी लेंडर के खिलाफ विरोध क्यों, ये एक सवाल हो सकता है ना, कि किसान जो है, जो पीजेंट्स हैं, वो मनी लेंडर्स के खिलाफ क्यों रिवोल्ट कर रहे हैं, जबकि मनी लेंडर्स तो उनके एक तरीके से रक्षक ही हुए ना, बुरे समय में पैसे दे रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है, इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है, बट उनका डायरेक्ट विरोध तो मनी लेंडर के साथ नहीं है। उनका डायरेक्ट विरोध तो ब्रिटिशर्स के साथ है, उन कलेक्टर्स के साथ है जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल फोर्सफुली, राइट। बट ऐसा नहीं है। देखिए, जो अकाउंट बुक्स है वो जलाए जाने लगे। सूपा एक गाँव है पूना में, ठीक है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। एक सूपा एक ऐसा क्षेत्र है जो मार्केट सेंटर था, जहाँ पे काफ़ी सारे जो शॉपकीपर्स हैं और मनी लेंडर्स जो है रहते थे। 1875 में रियोट्स, आई होप आप रियोट्स का मतलब बखूबी समझते हैं, अगर आपने हमारे लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। रियोट का मतलब होता है पीजेंट्स, किसान। तो जो आसपास के क्षेत्रों के रियोट्स हैं वो जमा होते हैं और शॉपकीपर्स को अटैक कर देते हैं। दुकानदारों को, शॉपकीपर और वीकेंड से मनी लेंडर्स को ये अटैक करते हैं और इनके बही खाता मांगते हैं कि जो भी अकाउंट बुक है ना वो आप लेकर आइए, और जो भी डेट बॉन्ड्स है, यानी जो कर्ज दिए गए हैं, क्रेडिट दिया गया है मनी लेंडर्स के द्वारा, उन बुक्स को ये मांगते हैं। और उसके बाद इन खाता को जला दिया जाता है इन रियोट्स के द्वारा। ग्रेन शॉप्स इनके लूट लिए जाते हैं और कुछ जगहों पे तो साहूकार के हाउसेस पर ये सेट फायर यानी आग भी लगा दे रहे हैं। पूना से ये रिवोल्ट अहमदनगर में फैलता है और अगले 2 महीनों में और भी क्षेत्रों में फैल जाता है। 30 से भी ज़्यादा विलेजेस अफेक्ट होते हैं। हर जगह सेम पैटर्न देखने को मिलता है, और वो पैटर्न कुछ ऐसा था। साहूकार को अटैक किया जाता है, अकाउंट बुक्स जला दिए जाते हैं, डेट बॉन्ड्स खत्म कर दिए जाते हैं। किसानों के डर से जो साहूकार हैं वो गांव छोड़ करके भाग जाते हैं, कई बार अपनी प्रॉपर्टी और अपनी चीज़ें भी छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जैसे ये रिवोल्ट फैलता है तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है 1857 के चश्मे से इसे देखते हैं। पुलिस पोस्ट जो है इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं गाँव में, ताकि जो पीजेंट्स हैं, जो काफ़ी गुस्साई हुई भीड़ है, उन्हें रोका जा सके। ट्रूप्स को भी बुला लिया जाता है और 951 पीपल को अरेस्ट कर लिया जाता है और बहुत सारे लोगों को दोषी करार दिया जाता है। बट कुछ ही महीने में हम देखते हैं कि ये कंट्री साइड कंट्रोल में आ गया है। कंट्री साइड मतलब वो एरिया जो सेंटर से थोड़ा दूर है ना, गाँव वाले इलाके आप कह सकते हो। तो बस यही था, हमने साफ तौर से समझा। और वो बात यह है कि पीजेंट्स जो है काफ़ी नाराज है, गुस्से में है। किनके खिलाफ? मनी लेंडर के खिलाफ। काफ़ी सिनेरियो बनी, काफ़ी केसेस बने जिससे इतना गुस्सा इनमें फूटा। अब इन्हें समझ आ गया कि मनी लेंडर्स ही असली फसाद की जड़ है। ऑल द प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय मनी लेंडर्स, ऐसा सोच हो गया पीजेंट्स का। इस वजह से इन्होंने जो अकाउंट बुक्स है उन्हें जला दिया, है ना। इसके अलावा जो डेट बॉन्ड्स है उन्हें ख़त्म कर दिया गया और बहुत जगहों पे फायर भी लगा दी गई उनके हाउसेस में। तो ये ओवरऑल बात थी। अच्छा, बॉन्ड वगैरह क्यों जलाए गए, इसके पीछे पूरी कहानी है, बट वो हम बाद में समझेंगे और ये हमने ऑलरेडी समझा है। बेसिकली ब्रीफ में अगर हम समझें तो क्रेडिट देकर काफ़ी बुरे फंस रहे थे किसान, है ना, क्रेडिट लेकर। और ये क्रेडिट देने का काम कौन कर रहा था? मनी लेंडर।
पहला सवाल, जो डेक्कन रायट है ये किनके खिलाफ था? किनके खिलाफ था ये? क्या ये जमींदार के खिलाफ था? क्या ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ था? क्या ये मनी लेंडर के खिलाफ था? या विलेज हेडमैन के खिलाफ था? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मनी लेंडर या साहूकार के खिलाफ था। उनके अकाउंट बुक्स को जला दिया गया, उनके बही खाता को खत्म कर दिया गया। अब ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। द इमीडिएट कॉज ऑफ द डेक्कन रायोट्स ऑफ 1857। इमीडिएट कॉज क्या था? पहला, सैडो ऑफ अ फेमाइन, फेमाइन के कारण, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय महाजन, हाई लैंड रेवेन्यू रेट, या प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स। सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा था महाजन के द्वारा, जिसके कारण काफी गुस्से में थे पीजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हरियाणा सिविल सर्विसेज का है। 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला कह रहे हैं अमेरिकन सिविल वॉर जो है 1861 का, इससे कॉटन प्रोडक्शन काफ़ी प्रभावित हुआ। दूसरा ये कि कॉटन प्रोडक्शन जो है वो बूम कर जाता है डेक्कन में। तीसरा ये कि 1862 में 90% जो कॉटन है जो कि ब्रिटेन इंपोर्ट किया जा रहा है वो भारत से आ रहा था। चौथा ये कि जो कॉटन प्रोडक्शन का एक्सपेंशन हो रहा है, इससे जो किसान है वो ज़्यादा अमीर हो गए साहूकार के मुकाबले। पांचवा ये कि डेक्कन राइट जो 1857 का रहा वो साहूकार का रिएक्शन था अगेंस्ट द रिच रायोट। आप पहले ये समझिए कि जो रायोट्स हैं वो कहाँ ज़्यादा रिच हुए साहूकार से। काफ़ी प्रॉब्लम में थे रायोट्स, इतने मजबूर हो गए कि साहूकार के अगेंस्ट जो है वो खड़े हो जाते हैं, उनके अकाउंट्स बुक को जला देते हैं, उनके डेट बॉन्ड्स को ख़त्म कर देते हैं कि अगर डेट लिखा होगा तभी तो ये हमसे डेट मांगेंगे ना। अब मान लो कोई पीजेंट्स ने या कोई रेओट्स ने जो है वो जाकर मनी लेंडर से लेट सपोज 50 रुपीज़ लिए, ठीक है, और ये बात डेट बुक में है। अब अगर वो डेट बुक ही ख़त्म कर दी जाए तो किस बेस पे मांगेंगे, है ना। ये बेसिक पर्पस था। तो डी को हम हटा देते हैं, हमारा आंसर आ गया। आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बी एंड सी, क्योंकि एलिमिनेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। पहला सही है। देखिए 1861 में जो अमेरिकन सिविल वॉर है इससे कॉटन प्रोडक्शन तो डेफिनेटली प्रभावित होता है। दूसरा ये बिल्कुल सही है, कॉटन बूम देखने को मिलता है एक पीरियड में, और इवन 1862 तक आते आते 90% जो कॉटन है वो भारत से जाता है, ठीक है। पांचवा गलत है, डेक्कन रायोट जो है वो साहूकार का रिएक्शन था, नहीं, इट वॉज द रिएक्शन ऑफ रिच रायोट, नो नॉट इवन रिच, पुअर रायोट्स अगेंस्ट द साहूकार। Now next, you have to attempt this question very carefully. This was asked in NDA 2021. Two statements are given. The first one is the commission did not hold inquiries in the districts which were not affected during Deccan Riots Commission. Second one is saying that the commission did record the statements of riots, Sahukar and eyewitnesses. देखिए ये जो पहला है वो गलत है। कमीशन ने उन क्षेत्रों में इंक्वायरीज नहीं होल्ड करी जो अफेक्टेड नहीं थे। देखिए ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या हुआ, डेक्कन राइट कमीशन लाया जाता है, ठीक है, और इसके बाद डेक्कन राइट कमीशन में बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं। देखिए आप पढ़ सकते हो, ये एक तरीके का रिपोर्ट था जिसमें कहा गया रेवोट एंड द मनी लेंडर है, रिपोर्ट का नाम है, यानी किसान और मनी लेंडर, और ये नेटिव ओपिनियन में आता है। और इसमें यही बताया गया कि जो रायोट्स हैं वो फर्स्ट प्लेस स्पाइज ऑन द बाउंड्रीज, यानी पहले विलेज की जो बाउंड्रीज है उन पर नज़र रखते हैं, स्पाइंग करते हैं। देन अगर वो देखते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं और टाइमली इंटीमेशन देते हैं उनके अराइवल का, इस तरीके से ऑफेंडर्स को, और इसके बाद ये असेंबल कर जाते हैं, देन इन क्रेडिटर्स के हाउस में जाते हैं और फिर डिमांड करते हैं कि वो अपने बॉन्ड को सरेंडर करें, यानी जो भी खाता भैया हमारे पास लेकर आओ। ये गुस्साई हुई भीड़ कहती है किसानों की, रायोट्स की, और कहते हैं वो उन्हें धमकी भी देते हैं कि अगर वो नहीं देंगे तो फिर असॉल्ट करेंगे, प्लंडर करेंगे, लूटपाट करेंगे। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर जो अप्रोच करते हैं, यानी गांव में पहुंचते हैं तो जहाँ पे ये लूटपाट की घटना हो रही है, तो जो स्पाइज होते हैं इनके किसानों के, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर वो सही समय पर भाग खड़े होते हैं। तो कुछ इस तरह की सिनेरियो देखने को मिल रही थी ड्यूरिंग रिवोल्ट। और देखिए जब रिवोल्ट जो है वो डेक्कन में फैल जाता है तो जो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे है ये इनिशियली अनविलिंग होती है, अनिच्छुक होती है इस चीज़ को सीरियस मानने को लेके। बट देखिए 1857 का रिवोल्ट ताज़ा है, ठीक है, तो वो मेमोरी भी फ्रेश है। तब उन्हें प्रेशराइजेशन आता है, यानी ये अब वो खुद को प्रेशराइज फील करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट कि अब हमें कुछ एक्शन लेना होगा, कहीं 1857 जैसा रिवोल्ट दोबारा ना आ जाए। पहली बार तो हम किस तरह बच गए, अब की बार तो हमारा खेल खत्म होने वाला है, ऐसा ब्रिटिशर्स ने सोचा और एक कमीशन ही बैठा दी कि भाई ये कमीशन जो है पहले इन्वेस्टिगेट कर लो, जाँच कर लो, देख लो मुद्दा कितना गंभीर है, क्या ये कोई बड़ा रिवोल्ट तो नहीं है कहीं। तो इस तरीके से ये जो रिपोर्ट है जिसे डेक्कन रायोट्स का रिपोर्ट कहते हैं,
ये काफ़ी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करता है कि उस समय की रायोट्स की क्या कंडीशन रही, है ना। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जिन क्षेत्रों में रायोट्स फैला उन क्षेत्रों में ये जो है वो कमीशन इंक्वायरीज गठित करती है ना, और स्टेटमेंट्स लेती है रायोट्स की, साहूकार की, आई विटनेसेस वगैरह की। देखिए पहला कह रहा है कि कमीशन डिड नॉट होल्ड इंक्वायरी इन डिस्ट्रिक्ट विच आर नॉट अफेक्टेड। देखिए गलत है, असल में कहीं भी ये बात नहीं कही गई है कि उन क्षेत्रों में इंक्वायरी ना बैठे जहाँ पे वो अफेक्टेड ना हो, और ये कह पाना भी गलत है, क्योंकि कमीशन का मतलब ही है कि वो उन क्षेत्रों में भी इंक्वायरी करेगी जहाँ पे ये जो रायोट्स हैं वो ना फैले हों, बट उस टाइम पे लोगों का ओपिनियन क्या हो, क्योंकि उन्हें तो रिकॉर्ड करना है स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो बड़ा ही वो एक्सट्रीम बन जाता है, इस तरीके से पहला गलत है। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी है आपको, ऑफिशियल आंसर भी बी ही है। नेक्स्ट देखिए, डेक्कन रायोट्स के बारे में ही आपको दो स्टेटमेंट दिए गए और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, वो बताना है। पहला कह रहे हैं ये एक पीजेंट रिवोल्ट था, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं था पुअर ट्राइबल और लैंडलेस पीजेंट का। दूसरा ये कह रहे हैं कि ये रिलेटिवली बेटर ऑफ सेक्शन जो पीजेंट्री की थी, जिसे कुनवी पीजेंट्स कहते थे, उनके द्वारा लीड किया गया था। तो ये दो स्टेटमेंट है और आपको बताना है यहाँ में से कौन सा करेक्ट है। तो क्या पहला सही है? देखिए इसमें जो कह रहे हैं कि पीजेंट रिवोल्ट था बट कोई मूवमेंट नहीं था पुअर ट्राइबल का, हाँ सही बात है, एक तरीका पीजेंट रिवोल्ट ही था ना, ये पीजेंट रिवोल्ट था, ये कोई पुअर ट्राइबल का मूवमेंट तो था नहीं। किसान इसमें गुस्से में थे, किसान का बस कहना था कि ये मनी लेंडर्स हमें बर्बाद कर दिया है, ठीक है, ये जो क्रेडिटर्स है ना, इन्हें पहले इनके खाते बही को ख़त्म करो। दूसरा कह रहे हैं ये रिलेटिवली बेटर ऑफ सेक्शन, हाँ सही बात है, कुनबी पीजेंट्री ने स्टार्ट करा था, तो सेकेंड भी सही है। आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। Next, in the 19th century, peasants in various parts of India rose in revolt against money lenders and grain dealers। ये क्वेश्चन है CDS का 2022 का। दूसरा ये कह रहे हैं कि मैं 1875 में विलेज सूपा में, जो कि पूना डिस्ट्रिक्ट में है, पीजेंट्स अटैक कर देते शॉपकीपर को, बही खाता को जला देते हैं, ग्रेन शॉप को लूटते हैं और साहूकार के घरों में फायर लगाए थे। सही बात है, दूसरा सही है, पहला सही है, NCERT से पिक किया गया है, तो अभी हमने पढ़ा भी यही है। बोथ 1 and 2 यहाँ पे करेक्ट है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए, और भी क्वेश्चन हैं, इसको अटेम्प्ट करिए। ये CDS का शानदार सवाल है 2016 का। और स्टेटमेंट्स पहले मैं जूम इन करता हूँ। तो देखिए ट्रू स्टेटमेंट्स आपको बताना है, सही वाले आपको बताने हैं। पहला कह रहे हैं जो डेक्कन रायट है उसमें जो रिजल्ट आया वो ये आया कि प्रोटेक्शन के पीजेंट्स के लिए डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट लाया गया 1879 का। दूसरा कह रहे हैं जो रायोट्स है इन्होंने सपोर्ट नहीं किया कंप्लीट महाराष्ट्र को, क्योंकि प्रॉम्प्ट सप्रेशन हो गया, यानी ब्रिटिशर्स ने इनिशियली ही दबा दिया इस रायोट को। तीसरा ये कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स नाकामयाब रहे रायोट्स को रोकने में, और महाराष्ट्र तक ये पूरा फैल ही गया क्योंकि ये नहीं रोक पाए ब्रिटिशर्स। चौथा कह रहे हैं जो कॉटन बूम है डेक्कन वाले क्षेत्र में, जो कि आर्टिफिशियल डिमांड एक तरीके से आ गई अमेरिकन सिविल वॉर के कारण, वो चीज़ के कारण भी काफ़ी किसान गरीब हो गए, काफ़ी प्रॉब्लम आई। कॉटन बूम समझा देता हूँ ब्रीफली। देखिए कॉटन बूम क्या हुआ, बेसिकली अमेरिका में सिविल वॉर चलता है, अमेरिकन सिविल वॉर। कब से कब तक? 1861 से 65 तक। तो इस टाइम पे क्या होता है, देखिए वॉर के कारण कॉटन सप्लाई जो वो रुक जाती है ना, वॉर के कारण। तो ब्रिटेन जो है वो इंडिया की तरफ रुक करता है रॉ कॉटन के लिए, कि अब हमें रॉ कॉटन प्रोवाइड करिए, इंडिया को कहता है। तो इससे क्या होता है, कॉटन कल्टीवेशन काफ़ी बढ़ जाता है इंडिया में, है ना, खासतौर से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन काफ़ी बेहतर होता है। ठीक है, तो ये थी स्टोरी। पहले ये आपको समझ आना चाहिए, अमेरिकन सिविल वॉर के कारण एक तरीके की आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो गई है। आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो गई है किसकी? कॉटन की। बट अब यूएस जो है वो सप्लाईज देने में नाकामयाब है, तो अब ब्रिटेन जो है वो रुक कर रहे हैं किनका? इंडिया का। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ गया कॉटन का, वेस्टर्न पार्ट में प्रोडक्शन इन वेस्टर्न पार्ट इंक्रीज्ड। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो ये जो हाई डिमांड हो गया, इसके कारण कॉटन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई। तो कॉटन की काफ़ी डिमांड के कारण क्या हुआ, कुछ फार्मर्स और ट्रेडर्स को काफ़ी फायदा हुआ, बट ज़्यादातर फार्मर्स को लॉन्ग टर्म डेट का सामना करना पड़ा। लॉन्ग टर्म डेट, काफ़ी लंबे समय का ब्याज ये देते थे, और इस तरीके से जो मनी लेंडर्स हैं उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाल दिया किसानों को। तो वेस्टर्न पार्ट में प्रोडक्शन बढ़ गया, क्यों? क्योंकि डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई कॉटन की, इस वजह से।
तो इस हाई डिमांड के कारण क्या हुआ कि जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है उसमें प्रोडक्शन बढ़ा और जो इंडियन फार्मर्स है वो फूड क्रॉप से कॉटन की तरफ शिफ्ट कर गए। ठीक है, फूड क्रॉप लगाने की बजाय वो कॉटन लगाने लगे। तो इससे क्या हुआ, कुछ फार्मर्स को तो फायदा हुआ, नो डाउट सम फार्मर्स गॉट प्रॉफिटेड, बट ज़्यादातर जो फार्मर्स है उनको काफ़ी नुकसान हुआ, है ना। बट मोस्ट ऑफ द फार्मर को नुकसान हुआ। और इस तरीके से जो फार्मर्स है वो लोन लेते थे मनी लेंडर से, और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म डेट होते थे जिसे वो चुकाने में नाकामयाब होते थे। तो क्या हुआ, जब अमेरिकन वॉर ख़त्म हो गया, अब वॉर ख़त्म हो गया तो सप्लाई तो वापस से चलने लग गई, है ना, सप्लाई तो वापस से चलने लग गई। तो इस तरीके से जो इंडिया सप्लाई कर रहा था कॉटन को वो भी घट गया, क्योंकि अब अगेन अमेरिकन वॉर खत्म हो गया, तो अब यूएस को जो कॉटन है वो एक्सपोर्ट को रिज्यूम कर देते हैं। तो इससे इंडियन कॉटन प्राइसेस जो है क्रैश कर जाते हैं, इंडियन कॉटन प्राइस जो है वो क्रैश कर जाते हैं, प्राइस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो अब क्या होता है, अब फार्मर्स के पास कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉटन को ही बस लगाया, जो क्रॉप्स है उन्हें लगाना बंद कर दिया। तो जो फार्मर्स है जिन्होंने लोन लिया था इस चीज़ के लिए कि हम कॉटन को लगाएंगे काफ़ी अमीर बनेंगे, उनको तो काफ़ी नुकसान हो गया, है ना। लोन के कारण दे हैड टू फेस हैवी लॉसेस। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया। अब आप समझ गए ना कि ये क्यों हुआ डेक्कन रायोट। इसलिए हुआ क्योंकि अब ये मजबूर हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में, हैवी लॉसेस हैं लोन के कारण। तो सबसे पहले खाता बही को जलाओ। ठीक है, खाता बही जलाने का रीज़न समझ आया। इस पूरी इंसिडेंट के बाद डेक्कन रीजन जो रहा महाराष्ट्र का, इसमें डेक्कन रायोट्स देखने को मिले। तो इसके बाद क्या होता है, 1879 में, डेक्कन रायोट तो 1875 में होता है। ठीक है, 1879 में डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट लाया जाता है ना, रिलीफ एक्ट, जो क्या करता है, हमने पढ़ा, मनी लेंडिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये पूरी स्टोरी थी कॉटन बूम की। अब ये अटेम्प्ट करते हैं दोबारा। पहला कह रहे हैं डेक्कन रायोट जो है, इसके बाद डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट बनता है। बिल्कुल सही बात है, बेसिकली ये एक्ट लाया जाता है ताकि अब जो मनी लेंडिंग है उसे रेगुलेट किया सके। तो पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं जो रायोट है ये कंप्लीट महाराष्ट्र में नहीं फैलता है, बिकॉज प्रॉम्प्ट सप्रेशन होता है। देखिए, पहले तो ब्रिटिशर्स ये से नेग्लेक्ट कर रहे थे, बट जैसे ही उन्हें लगा कि हाँ 1857 जैसा रिवोल्ट दोबारा भी हो सकता है, तो काफ़ी सतर्क हो जाते हैं और इनिशियल ही पार्ट में उसे सप्रेस कर दिया जाता है। इसलिए पूरे महाराष्ट्र में तो नहीं फैलता, हमने पढ़ा ये। तो सेकेंड भी सही है। तीसरा कह रहे हैं ब्रिटिश वर अनेबल टू कंटेन द रायोट एंड दे स्प्रेड थ्रू आउट महाराष्ट्र। मैंने आपको लॉजिक सिखाया है एलिमिनेशन ट्रिक्स में, और वो ये कि अगर कोई दो स्टेटमेंट आपस में अपोजिट हो तो दोनों में से एक ही सही होता है। पहले में कहा गया कि कंप्लीट महाराष्ट्र में नहीं फैला, दूसरे में कहा गया कंप्लीट महाराष्ट्र में फैल गया। तो या तो 2 सही होगा या तो 3, दोनों साथ में नहीं होंगे। अच्छा, ऑप्शन में भी नहीं दिया वैसे। तो तीसरा जो है वो गलत है या सही। तो देखिए, ब्रिटिशर जो है वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये पूरा फैल जाता है, पर्टिकुलर डेक्कन रायोट। तो क्या ये महाराष्ट्र में फैलता है? तो इसका जवाब है नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैलता है। तो तीसरा हो गया गलत, तीसरा हो गया गलत। तो हमारा आंसर बचा ए, सी और डी। ठीक है, इस 3 में हमें चुनना है। और पहला दूसरा सही है, तो पहला दूसरा सही है, तो कौन सा आंसर बच गया? केवल ऑप्शन डी, है ना, 1, 2 और 4। चौथा कह रहे हैं डेक्कन बूम के कारण क्या हुआ? आर्टिफिशियल डिमांड जो हो गई उसी के कारण डेक्कन बूम हुआ, जो कि अमेरिकन सिविल वॉर के कारण था। हाँ, है ना, हमने पढ़ा जब अमेरिकन सिविल वॉर आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, इंडिया में वेस्टर्न पार्ट में कॉटन की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि एक आर्टिफिशियल डिमांड होती है। बिकॉज जैसे ही ये वॉर ख़त्म होता है तो दोबारा जो कॉटन की डिमांड है वो काफ़ी घट जाती है, जिससे पीजेंट्स को काफ़ी नुकसान होता है। अब ये सारे सवाल हो गए, और इससे आपको क्या सीखने को मिला, और वो ये कि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, पहली चीज़। दूसरा ये कि जब हम पढ़ें तो इस तरीके से टॉपिक को लिंक करके पढ़ें। एक क्वेश्चन आप ये भी अटेम्प्ट करिए, द डेक्कन रायट कमीशन वाज कंसर्न विद, ये यूपीएससी सीएपीएफ का क्वेश्चन है। इन डेप्थनेस ऑफ द पीजेंट, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन डेक्कन, प्रॉब्लम विथ रेवतवारी सिस्टम, या कम्युनल रायोट। तो काफ़ी आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हो। ऑप्शन ए है इन डेटनेस ऑफ द पीजेंट, यानी पीजेंट्स इन डेट में है, यानी पैसे चुकाने में असमर्थ है, तो उससे जुड़ा हुआ है। तो अब देखो, आप हमने कितने क्वेश्चन एक टॉपिक के कवर किए। ये सही अप्रोच है, दिस इज द राइट वे टू प्रिपेयर एनी टॉपिक। तो ये डेक्कन रायोट्स जो है, इसके रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट को समझा, पीवाईक्यूज कवर किया, जैसे हम बैच में कवर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आसान सवाल है। कौन आईएनए ट्रायल से नहीं जुड़े हुए थे? पहला कह रहा है पीके सहगल, जीएस ढिल्लो, मोहन सिंह या शाहनवाज खान।
तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए पीके सहगल यानी प्रेम कुमार सहगल एक सीनियर ऑफिसर थे इंडियन नेशनल आर्मी के यानी आईएनए के। आपको पता होगा इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और बेसिकली ब्रिटिश क्राउन के अगेंस्ट इन्हें चार्ज लगते हैं जैसा कि बाकी आईएनए ऑफिसर्स पर लगाए जाते हैं। दूसरे हैं जीएस ढिल्लो यानी गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये अनदर सीनियर आईएनए ऑफिसर हैं जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया आज़ाद हिंद मूवमेंट में। और जो 3 ऑफिसर्स थे रेड फोर्ट में जिनका ट्रायल हुआ उनमें एक जीएस ढिल्लो जी भी शामिल थे। तीसरे मोहन सिंह, देखिए जो कैप्टन मोहन सिंह है ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है आईएनए के, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है आईएनए के, बट इनका आईएनए ट्रायल नहीं हुआ है, ठीक है। बट इनके जापानीज़ के साथ डिफरेंसेस थे और ये साइडलाइन हो जाते हैं बिफोर सुभाष चंद्र बोस टुक ओवर द आईएनए, ठीक है। तो ये नो लॉन्गर ही वाज एक्टिवली एसोसिएटेड एंड लीडिंग द आईएनए अंडर सुभाष चंद्र बोस, सो डेफिनेटली ही वाज नॉट पुट ऑन ट्रायल एट द रेड फोर्ट, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। शाहनवाज खान, शाहनवाज खान भी एक सीनियर आईएनए कमांडर हैं और ये वन ऑफ द 3 ऑफिसर्स थे हु वाज ट्राइड एट द रेड फोर्ट और इन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। आज़ादी के बाद इवन ये शाहनवाज खान जो है वो कांग्रेस से जुड़ते भी है और एक पॉलिटिशियन के रूप में काम करते हैं। ये सेम क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा गया 2021 में कि कॉलोनियल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो को क्यों याद किया जाता है, बिकॉज दे वर द ऑफिसर्स ऑफ आईएनए, है ना। वो एडवोकेट जो आईएनए ट्रायल में भाग लेते हैं, क्या नाम है उनका, तो ये हैं भूला भाई देसाई जी, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन सी। द ट्रायल ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ आईएनए वाज हेल्ड इन कहाँ, रेड फोर्ट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहीं पे इस क्वेश्चन को ऑप्शन में पूछ लिया गया या आंसर में पूछ लिया गया। तो अब ये क्वेश्चन है, यहाँ सिर्फ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके नहीं छोड़ना, आपको ये तरीका लेना है कि क्या ये आईएनए ट्रायल्स के लोकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। ये देखिए पूछा है इन्होंने, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बहुत शानदार तरीके से बहुत बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, साल्ट मार्च वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। जो नमक कानून है, नमक सत्याग्रह है, वो पहला नेशनलिस्ट एक्टिविटी था जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। तो कौन इंस्ट्रूमेंटल बनी यानी सहायक बनी गांधी जी को परसुएड करने में कि केवल ये मेन तक यानी केवल पुरुषों तक सीमित ना रखें इस मूवमेंट को और महिलाओं तक भी एक्सटेंड करें? कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई गोखले, सरोजिनी नायडू या मिथुबेन पेटिट। ये एनसीईआरटी है, थीम एनसीईआरटी। देखिए जो साल्ट मार्च है ये 3 वजहों से काफ़ी प्रसिद्ध था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पहला ये कि इसमें गांधी जी को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली। जो ये मार्च था इसे यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस ने एक्सटेंसिवली कवर किया। बहुत सारे ब्रिटिश प्रेस और बहुत सारे यूरोपियन प्रेस और बहुत सारे अमेरिकन प्रेस ने अपने अखबारों में गांधी जी के साल्ट मार्च को जगह दी। दूसरी बात तो ये कि ये फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी था जिसमें वीमेन ने यानी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, इन्होंने परसुएड किया गांधी जी को कि इस प्रोटेस्ट को केवल मेन तक ना रखें बल्कि वीमेन तक भी एक्सटेंड करें, वीमेन को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। कमला देवी खुद भी एक न्यूमरस वीमेंस में से एक शामिल थी जिन्होंने नमक कानून को तोड़ा। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो साल्ट मार्च है जिसने ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि उनका जो ब्रिटिश राज है वो हमेशा नहीं टिकने वाला है, क्योंकि कुछ पावर उन्हें अब इंडियंस को देने होंगे। तो सही आंसर क्या है, हमने पढ़ा अभी, ये कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का ये कहना था। बट अगर आप ये नहीं भी पढ़ते हो डायरेक्ट तो ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। आपको यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा करेक्ट नहीं है गांधी जी के दांडी यात्रा से संबंधित। पहला ये कह रहे हैं कि फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी था जिसमें विमेन ने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो गांधी जी हैं इन्होंने विमेन की पार्टिसिपेशन को अलाउ कर दिया कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के रिक्वेस्ट में। तीसरा ये कि ये जो मार्च है फुल्ली कवर्ड था बाय द वेस्टर्न प्रेस। और चौथा ये कि जो ये मार्च है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फेल्योर के बाद। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, सही आंसर ऑप्शन डी है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल्योर के बाद स्टार्ट हुआ। टाइम पीरियड काफ़ी अलग है, ये मार्च के आसपास स्टार्ट होता है, बट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये दिसंबर के आसपास होता है, ठीक है। तो ये तो टाइम पीरियड कह दिया गया पहले हुआ है, मार्च जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ, बट ऐसा नहीं है, पहले हुआ है ना। तो चौथा गलत है। बाकी यहाँ से हमें यही लर्निंग लेनी है कि ऑप्शंस बड़े काम के होते हैं। जैसे यहाँ पे आंसर डी था, अब सिर्फ डी पे आप फोकस करो और आगे बढ़ जाओ, तो ये सही तरीका नहीं होगा, है ना, ये सही तरीका नहीं होगा।
सही तरीका तो ये होगा कि आप इनके बाकी के ऑप्शंस को भी ध्यान से समझें। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट एक फैक्ट के जैसा काम करेगा कि कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के कहने पर गांधी जी ने वीमेन के पार्टिसिपेशन को अलाउ किया। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन लिया गया, यहाँ ये पूछ लिया गया कि बताइए किस सोशल एक्टिविस्ट के कहने पर गांधी जी ने वीमेन को भी ऑप्शन दे दिया कि वो भी 60 मार्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। CDS का ये क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है सबको पता है, ऑप्शन ए कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पे हमने सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर किए और उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन में क्लैरिटी मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।